हाँ जी क्लास। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए अब 7 चैप्टर में, ठीक है। 7.9 सेक्शन है चेंज ऑफ बेसिस। तो देखो चेंज ऑफ बेसिस का मतलब क्या है, तो इसमें सबसे पहला सेक्शन है ट्रांजिशन मैट्रिक्स और चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स या चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। तो देखो लेट b1 इक्वल टू u1 u2 un बी अ बेसिस ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v and let b2 equal to v1 v2 vn be another basis of v. Then each element in b2 can be expressed as a linear combination of the vectors in basis of v1. तो क्या बोल रहा है देखो, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का देखो मीनिंग भी समझ आ रहा होगा। मतलब अगर आपको एक ही वेक्टर स्पेस के लिए ओवरफील्ड f अगर आपको दो बेसिस दे रखी हैं, ठीक है, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स या फिर चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अब आपको जैसे b1 ऑलरेडी दे रखी थी, आपको b2 में एक और मैट्रिक्स मिल गई है, तो अब आपके इस B2 का जो भी एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली इस B1 एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना, क्योंकि B1 भी क्या है, V वेक्टर स्पेस की बेसिस है। और बीइंग अ बेसिस अगर आप V वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना। और क्योंकि B2 आपने इसकी एक और बेसिस ली है तो मतलब इसका भी हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा देखो, V1 के लिए भी क्या मिलेंगे, कुछ स्केलर्स मिलेंगे, आपको n स्केलर्स मिलेंगे सच दैट V1 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सिमिलरली B2 के लिए भी मिलेंगे और Vn के लिए भी मिलेंगे। तो V1 के लिए आपने वो n स्केलर्स क्या मान लिए, देखो बार बार मैं बताती जाती हूँ चीजें। तो V1 तो इसके लिए सफिक्स 1 देखो शुरू का फिक्स कर लो, ठीक है। और यहाँ से आप लोग गिनती स्टार्ट कर दो, कहाँ से कहाँ तक की, 1 से n तक की। तो V1 के लिए क्या स्केलर्स मिल रहे हैं, a11 a12 a1n सच दैट V1 किसके बराबर होगा, a11 u1 प्लस a12 u2 प्लस अप टू सोन a1n un। सिमिलरली B2 के लिए भी n स्केलर्स मिलेंगे जो कि क्या होंगे, a21 a22 a2n सच दैट B2 किसके बराबर होगा, a21 u1 प्लस a22 u2 प्लस अप टू सोन a2n un। एंड लास्टली Vn के लिए भी आपको n स्केलर्स मिलेंगे, an1 an2 ann सच दैट Vn किसके बराबर होगा, an1 u1 प्लस an2 u2 प्लस अप टू सोन प्लस ann un, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा, फिर से इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करो। तो आपका जो ये कॉलम वेक्टर है v1 v2 vn किसके बराबर होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको, a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann इनटू में u1 u2 un। Thus the transpose of the matrix of coefficient in above system of equation is said to be the transition matrix। तो वो बोल रहा है अब ये जो लीनियर सिस्टम में आपने कन्वर्ट किया है इस मैट्रिक्स सिस्टम में, इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मैट्रिक्स या फिर चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे P कैसे गिवन होगा, a11 इसका देखो कॉलम्स को बनाओ रोज में, तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, a11 a21 an1 a12 a22 an2 एंड सोन a1n a2n ann। Since the vectors in B2 are Li, so the matrix P is invertible. Its inverse P inverse is the transition matrix from the basis B2 to basis B1। तो वो क्या बोल रहा है देखो, ये जो इस बार ये P मैट्रिक्स आई है जिसको हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ तक है, B1 से B2 तक की है, ठीक है। और अगर इस P मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कर देंगे तो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ तक बन जाएगी, B2 से B1 तक वापस बन जाएगी, ठीक है। तो ये होती है आप लोगों की ट्रांजिशन मैट्रिक्स या फिर चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो कुछ भी नहीं है देखो इन चीजों में, जब तक ये चीजें हैंड रिटन नहीं करोगे तब तक ये चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो एक बार हैंड रिटन को जरूर करना, तो ये सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसी में ही एक थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलती है कि लेट P बी द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस B1 टू B2, ठीक है। P एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे रखी है इस B1 बेसिस से B2 बेसिस तक की इन अ वेक्टर स्पेस V ऑफ डायमेंशन n। देन फॉर एनी वेक्टर V बिलोंग्स टू V, P इंटू V कोमा B2 किसके बराबर होता है, V कोमा B1 के। अब देखो ये आपको बातें समझ होनी चाहिए, P तो आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, इस V कोमा B2 का मतलब क्या है भाई, क्या मतलब होता है इसका कि V एलिमेंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B2, ठीक है। तो P का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, कोऑर्डिनेट वेक्टर V कोमा B2 के साथ किसके बराबर होता है, V कोमा B1 के बराबर। मतलब कि V का ही कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B1 के बराबर होता है। ये मुझे इस थ्योरम में प्रूफ करना है। और यहाँ से भी पूछ सकते हो ना कि V कोमा B2 किसके बराबर है, P इनवर्स ऑफ V कोमा B1 के बराबर, ठीक है। और इसको देखो ऐसे भी सिंपलाइज कर सकते हो, V कोमा B2 को ऐसे भी लिख सकते हैं VB2 का मतलब भी क्या है कि V का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B2 एंड V कोमा B1 के किसके मतलब होता है, V B1 के बराबर, ठीक है। बस नोटेशंस हैं। तो देखो लगाओ फटाफट, सबसे पहले डेफिनेशन लगाओगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स की। तो आपको दो बेसिस दे रखी है B1 U1 U2 UN, B2 दे रखी V1 V2 VN। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे बनाते थे कि अब ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है कहाँ से कहाँ तक भाई, B1 से B2 तक की है ना। तो देयरफॉर
लिखो B2 के एलिमेंट्स को किसके टर्म्स में, B1 के एलिमेंट्स के टर्म्स में। तो B1 कैसे लिखा जाएगा, ये जो मैंने आपको सेम सेक्शन बताया, बिल्कुल वो सेम सेक्शन लगाओगे तो P मैट्रिक्स आपको ये मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम B1 टू B2। इतना तो करेंगे, बिल्कुल सेम है। उसके बाद अब मुझे करना क्या है, क्या प्रूफ करना है मेरे को, P इंटू V कोमा B2 किसके बराबर प्रूफ करना है, B इंटू V कोमा B1 के बराबर। तो P तो निकल ही गया, अब मुझे ये दोनों पहले वैल्यूज निकाल के लानी पड़ेगी। तो पहले V कोमा B2 निकालो। तो V एक रैंडम एलिमेंट लो वेक्टर स्पेस V से, तो उसको V कोमा B2 कैसे आएगा, जब इस V एलिमेंट को B2 ऑर्डर बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा उसको कॉलम में लिखोगे, यही मतलब तो होता है। तो V कोमा B2 देखो कैसे आएगा, तो लेट V बिलोंग्स टू V। और अब मुझे क्योंकि B2 ऑर्डर बेसिस है और B2 के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट्स थे, B1 B2 Bn ना, तो इसका मतलब जो V एलिमेंट होगा आपका वो B2 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो आपको स्केलर्स मिलेंगे K1 K2 Kn सच दैट V किसके बराबर होगा, K1 B1 प्लस K2 B2 प्लस अप टू सोन प्लस Kn Bn। तो V कोमा B2 यहाँ से क्या है आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या मिला, K1 K2 Kn। तो उसको लिख दो किसमें, कॉलम में। तो V कोमा B2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे सेम V कोमा B1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो वो कैसे आएगी, तो V फिर से एलिमेंट किसका था, V का ना। अब मुझे इस V को क्या लिखना है, इस B1 बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। और B1 के अंदर एलिमेंट्स क्या थे आपके, U1 कोमा U2 कोमा UN। मुझे अब क्या लिखना है, इस V को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। बट अभी पीछे आपने क्या लिखा है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन V को क्या लिखा है, K1 B1 प्लस K2 B2 प्लस Kn Bn लिखा है ना। और V1 B2 Bn तो खुद U1 U2 Bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिख रखा है। फ्रॉम दिस इक्वेशन V1 की वैल्यू क्या है, A11 U1 प्लस A12 U2 प्लस अप टू सोन A1 UN। ऐसे ही V2 की Bn की है ना, सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे तो ओवरऑल ये सारे किसके आपके कोफिशिएंट बन जाएंगे, U1 U2 UN के है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो U1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, K1 A11 प्लस K2 A21 प्लस अप टू सोन Kn An1। फिर ऐसे U2 का कोफिशिएंट ये आएगा प्लस अप टू सोन UN का कोफिशिएंट ये आएगा। मतलब इस V वेक्टर को आपने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, U1 U2 UN। मतलब इस बेसिस के, मतलब B1 बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद जो आपके स्केलर्स आए हैं ये क्या बनेंगे, इनको कॉलम्स में लिखो तो कोऑर्डिनेट वेक्टर मिलेगा ना किसका, V का विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस B1। तो V कोमा B1 यहाँ से क्या आएगी बताओ, UN का कोफिशिएंट क्या है, K1 A11 प्लस K2 A21 प्लस अप टू सोन Kn An1। ऐसे ही U2 का लिखो, फिर अप टू सोन UN का लिखो। तब आपके पास V कोमा B1 भी तैयार है, V कोमा B2 भी तैयार है और P भी है। तो बस अब आपको वेरीफाई करना है कि P मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हो V कोमा B2 से तो क्या ये आता है या नहीं आता। ऑब्वियसली आएगा। P मैट्रिक्स क्या है आपकी, ये है, इसको मल्टीप्लाई करोगे V कोमा B2 से, मतलब K1 K2 Kn से। तो मल्टीप्लाई करो देखो तो ये आपकी यही आएगी V कोमा B1, ठीक है। हेंस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ये वेरीफाई। तो यहाँ से आपको क्या आ गया, V कोमा B1 इक्वल टू P इंटू V कोमा B2। फिर एक और स्टेप था ना कि अब ये भी प्रूफ करो कि V कोमा B2 किसके बराबर है, P इनवर्स ऑफ V कोमा B1। तो ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा, दोनों तरफ P इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, P इनवर्स ऑफ V कोमा B1 फिर किसके बराबर होता है, V कोमा B2 के। तो इनकी थ्योरम्स अच्छे से करनी है पहले, क्योंकि थ्योरम्स आ जाएंगी तो क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस में सेम स्टेप चल रहे हैं। तो आपको थ्योरम्स का एक एक पॉइंट समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। अब ये क्या बोल रही है, इफ अ वेक्टर x in Rn हैज कोऑर्डिनेट वेक्टर xb1 एंड xb2 रिलेटिव टू टू बेसिस b1 एंड b2 ऑफ Rn। ठीक है, आपके पास एक वेक्टर x है, उसके दो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स लिखे हुए हैं, किस किस बेसिस के रिस्पेक्ट में, b1 और bt के रिस्पेक्ट में। तो b1 के रिस्पेक्ट में उसकी जो कोऑर्डिनेट वेक्टर x का वो xb1 है और b2 के रिस्पेक्ट में इस x का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है, xb2 है इन Rn। तो बोल रहे अगर ऐसा होता है देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P गिवन बाय B इनवर्स ऑफ A सच दैट ये जो xb1 कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा ये किसके बराबर होगा, P टाइम्स इस xb1 के, वेयर A एंड B आर डिटरमाइंड बाय टू बेसिस। तो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप x वेक्टर ले लो, Rn का वेक्टर कैसा होगा, x n टपल एलिमेंट होगा। तो x1 x2 xn आपने एक वेक्टर ले लिया है Rn से, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, दो बेसिस लेके चलनी है B1 एंड B2 जिसके रिस्पेक्ट में आप x से कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालोगे। तो मान लो जो पहली बेसिस है इस Rn की वो क्या है, B1, जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स आएंगे ना, y1 y2 yn, ठीक है। अब क्योंकि x Rn का एलिमेंट है और Rn की बेसिस आपने ये उठाई है तो पक्का ये जो x वेक्टर होगा ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस an y1 फॉर सम स्केलर्स a1 a2 an, ठीक है। अब यहाँ से
देखो अब जो हमारी B1 बेसिस थी उसमें ये n एलिमेंट्स थे y1 y2 yn, और क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं तो Rn के ना, तो ये जितने भी y1 y2 yn होंगे वो सारे क्या होंगे, n टपल एलिमेंट्स होंगे। तो उसने लेट कर लिया है y1 को क्या मान लिया है, y11 कोमा y12 कोमा अप टू सोन y1n। इसी तरह y2 क्या मिला है, y21 कोमा y22 कोमा अप टू सोन y2n, एंड सोन yn को क्या मान लिया है, yn1 कोमा yn2 कोमा अप टू सोन yn। अब ये जो सारे y की वैल्यूज हैं ये पुट करो 1 में, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो x इज इक्वल टू a1 इंटू y1 का कोऑर्डिनेट पुट करो, ये है, फिर प्लस a2 इंटू ऐसे y2 की वैल्यू पुट करो, प्लस अप टू सोन an इंटू yn की वैल्यू पुट करी, फिर सारे कंबाइन कर लिए। जब आप इसको प्रॉपर इसको लिखेंगे तो आपको x क्या मिलेगा, ये अगेन एक n टपल कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा a1 y11 प्लस a2 y21 प्लस अप टू सोन प्लस an yn1 कोमा, ऐसे इसको ओपन करना, ये सेकंड मिलेगा एंड सोन ये nth मिलेगा, ठीक है। और इक्वल साइड में जो लेफ्ट साइड में x है, x क्या था आपका, अगर आप इसको लिख देंगे x1 कोमा x2 कोमा xn होगा, ठीक है। फिर कंपेयर करोगे तो x1 की वैल्यू ये आ जाएगी, x2 की वैल्यू ये आ जाएगी और xn की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको जब आप लिख लेंगे सबको तो आप मैट्रिक्स सिस्टम में इसको चेंज करेंगे इस n इक्वेशंस को, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी, खुद करके देखना, बार बार हमारे पास स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। तो क्या मिलेगी आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स y11 y21 एंड सोन yn1, नेक्स्ट क्या मिलेगा y12 y22 एंड सोन yn2, एंड लास्ट क्या मिलेगा इसमें y1n y2n एंड सोन अप टू yn, इनटू में a1 a2 an वाली कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और अब यहाँ से नोटिस करेंगे x किसके बराबर आ गया, इस मैट्रिक्स को इसने मैट्रिक्स मान लिया y1 y2 yn, वेयर yn क्या है आपका, ये कॉलम वेक्टर्स में देखो ये क्या है आपका y1 यहाँ से है ना, ये क्या है y2, ये क्या है yn, तो इसको इसने इस मैट्रिक्स को कैसे लिख दिया है, मैट्रिक्स y1 y2 yn, वेयर y1 y2 yn जब आप खोलोगे कॉलम्स में तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। और इनटू में ये जो a1 a2 an का कॉलम वेक्टर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या चीज़ है, आपका जो x वेक्टर है वो इस b1 बेसिस के अंडर जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे थे तो x का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है b1 के रिस्पेक्ट में, x b1 क्या है आप लोगों का, a1 कोमा a2 कोमा an ही तो है ना, ठीक है। तो ये जो कॉलम वेक्टर है a1 a2 an ये किसके बराबर है, x b1 के। तो फाइनली आपने x को क्या लिख दिया, एक मैट्रिक्स इनटू में x b1, और इस मैट्रिक्स को क्या बोल दूंगी मैं a, तो फाइनली आपने x को क्या लिख लिया है, a इंटू x b1, वेयर यहाँ पे जो ये a है वो क्या है, चेंज ऑफ बेस मैट्रिक्स या फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स यहाँ पे काम कर रही है। वेयर ये जो कॉलम्स हैं इसके वो क्या है, आर द बेसिस वेक्टर्स y1 y2 yn बिलोंग्स टू v1 है ना, ये जो हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स आई है उसके ये जो कॉलम्स हैं वो क्या है, जो हमने बेसिस b1 पकड़ी थी उसी के ये एलिमेंट्स हैं, एंड x b1 क्या है यहाँ पर हमारा, इज द कॉलम वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x रिलेटिव टू द बेसिस b1। क्लियर है इतना। अब यही स्टेप्स अगर सेम, अब देखो मैंने b2 एक और बेसिस ली है Rn की z1 कोमा z2 कोमा zn, ठीक है, बी अनदर बेसिस, देन सिमिलरली तो इसी बिल्कुल सेम स्टेप से इस b2 बेसिस के लिए भी आप क्या प्रूफ कर पाएंगे, x को कुछ b टाइम्स x b2, वेयर जो b होगी ये अगेन ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी जिसके कॉलम वेक्टर्स क्या होंगे, आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस बेसिस b2 है ना, ऐसे z1 z2 zn ये करके, और आपका जो x b2 होगा वो क्या होगा, आपका एक कॉलम वेक्टर होगा किसका, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b2। क्लियर है। अब x की वैल्यू यहाँ से एक तो ax b1 आई है और यहाँ से b टाइम्स x b2 आई है, तो दोनों है तो x की वैल्यू को कंपेयर करो, इक्वल करोगे तो यहाँ से ये आएगा, तो फाइनली x b2 देखो किसके बराबर आ गई, ये दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, x b2 इक्वल टू b इनवर्स a टाइम्स x b1, और इस b इनवर्स a को अगर आप कुछ p मैट्रिक्स मान लेंगे तो फाइनली x b2 किसके बराबर आ गया, p टाइम्स x b1, वेयर p किसके बराबर है, b इनवर्स a के। ठीक है, यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। अब जैसे देखो इस थ्योरम के बेस पे आपका एग्जांपल नंबर 1 है, वो क्या बोल रहा है, आपको देखो एक x वेक्टर दिया है 1, 2, 1, बी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, इसको पहले किससे रिलेट करना है, उसके स्टैंडर्ड बेसिस से, और ये किसका एलिमेंट है, r³ का ना, तो मतलब आपको क्या लेना, r³ के स्टैंडर्ड बेसिस लेनी है, और ये आपका x वेक्टर है वहां से r³ से। मुझे क्या करना है, इस x का कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है, किस बेसिस के रिस्पेक्ट में, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में, यूजिंग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, मतलब ट्रांजिशन मैट्रिक्स की हेल्प से। मतलब आपको बेसिकली ये जो अभी हमने थ्योरम करी है, इस थ्योरम की हेल्प से आपको एक x वेक्टर दिया हुआ है और आपको क्या यूज करनी है, b1 बेसिस, तो स्टैंडर्ड बेसिस यूज करनी है, तो उसके रिस्पेक्ट में पहले आप उसको कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालेंगे, है ना, x का b1 के रिस्पेक्ट में, मतलब x b1। फिर वो बोल रहा है, अब उसने आपको एक और बेसिस दे रखी है b2,
अब आपने इस B2 बेसिस के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है, मतलब XB2 निकालना है। और वो XB2 मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ से इस थ्योरम की हेल्प से निकालूंगी। तो आपका XB2 किसके बराबर होगा, P टाइम्स XB1। XB1 तो निकाल चुके होगे, अब आपको P भी कैलकुलेट करनी होगी, वेयर P किसके बराबर होती है, B इनवर्स A के बराबर होती है। और B और A मैट्रिक्स क्या थी, वो हमने इस थ्योरम में भी कराई है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है ये एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो देखो, सिंस द वेक्टर x इज रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बेसिस से रिलेट हो रहा है। और आपका जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो क्या होती है, R क्यूब के लिए 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। ठीक है, तो अब आपका जो वेक्टर है x 1, 2, 1, तो सबसे पहले आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो जब आप इसको 1, 2, 1 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो आपको जो स्केलर्स मिलेंगे A1, A2, A3 वो क्या मिलेंगे, 1, 2, 1, ये खुद लिखना। तो फाइनली आपका जो ये XE, यहाँ पर इसको ये XE बोल रहा है, मतलब x का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, इसको ये E बोल रहा है एक तरह से। तो XE क्या आएगा, देखो आपका 1, 2, 1, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर आया। वेयर XE देखो क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट x रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, XB1 निकालना है। वेयर XB1 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, कॉलम वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x रिलेटिव टू द बेसिस, इसको क्या बोल रहा है अभी, B1 बोल रहा है, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1, 1, 0, 1, 0, 1 एंड 1, 1, 1। ठीक है, तो अब जो हमने थ्योरम करी है उसके अकॉर्डिंग ये XB1 किसके बराबर होगा, P टाइम्स XE के बराबर। वेयर P किसके बराबर होगी, B इनवर्स A के। अब मुझे क्या निकालना है, फाइनली P निकाल के लानी है मैट्रिक्स। P कैसे आएगी, B इनवर्स A करके आएगी। अब B और A बताओ क्या है, सबसे पहले A क्या है, A इज द मैट्रिक्स। A क्या होती थी हमारी, जो हमारी पहली बेसिस है, पहली बेसिस क्या है मेरी, स्टैंडर्ड बेसिस ना, ये E। इसके जो वेक्टर्स हैं उनको कॉलम में लिख लो। तो बेसिकली A क्या आएगी, देखो इस सारे वेक्टर्स को कॉलम में लिखो, मतलब 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। तो ये मेरी A मैट्रिक्स है। सिमिलरली B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है जो मेरी सेकंड बेसिस है, मतलब B1, जो कि क्या है आपकी ये। इसके जो वेक्टर्स हैं इनको कॉलम में लिखो, तो क्या बनेगी ये 1, 1, 0, नेक्स्ट क्या है 1, 0, 1 और लास्ट क्या है 1, 1, 1। तो ये मेरी B मैट्रिक्स। अब आपके पास A भी है, B भी है, बट P तो क्या है, B इनवर्स A है ना, तो ये B आपकी मैट्रिक्स, आपको उसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब आप इनवर्स किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये B इक्वल टू IB करके, जो आप लोग करते थे 12th क्लास में, रो ऑपरेशंस की हेल्प से भी कर सकते हो, या फिर सिंपल आप B इनवर्स इससे भी निकाल सकते हो, एडजॉइंट B डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, जिससे आप कंफर्टेबल हो। तो ये आपको खुद करना है। तो जब इसका B का इनवर्स निकाल लेंगे फाइनली, तो देखो B इनवर्स की मैट्रिक्स ये मिलेगी। तो P किसके बराबर था, B इनवर्स इंटू A। तो B इनवर्स ये आई, A क्या थी पीछे ये थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो P मैट्रिक्स ये आएगी। तो फाइनली आपका जो XB1 है वेक्टर, कोऑर्डिनेट वेक्टर, वो कैसे आएगा, P इंटू XE, वेयर P आपकी ये है और XE क्या थी आपकी 1, 2, 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या आएगा, XB1 कोऑर्डिनेट 0, -1, 2। हेंस द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ 1, 2, 1 रिलेटेड टू द बेसिस B1 क्या है हमारा, 0, -1, 2। तो इस हिसाब से क्वेश्चन होना था उस थ्योरम की हेल्प से। अब देखो एग्जाम्पल 2 भी ऐसे बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालो इसका रिलेटेड टू दिस बेसिस। तो सबसे पहले देखो इस बेसिस को तो B2 या B1 जो भी मान लो, तो पहले तो इस वेक्टर का क्या करो, स्टैंडर्ड बेसिस की हेल्प से क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल लो। और फिर ये जो इस बेसिस के हिसाब से इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा XB1, वो कैसे आ जाएगा, P इंटू XE करके। वेयर P कैसे आएगा, B इनवर्स A करके, और XE क्या होगा, इस X का मतलब इस वेक्टर का स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल 1 की जैसे कर सकते हो आप इसको। एग्जाम्पल 3 भी देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको XB1 और XB2 दो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स दे रखे, किसी भी वेक्टर X के विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 एंड B2। B1 बेसिस ये है, B2 बेसिस ये है। मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स P फाइंड करनी है सच दैट ये जो XB2 होगा वो किसके बराबर लिखा जाता है, P टाइम्स XB1 के। तो सिंपल थ्योरम क्या कहते हैं, P किसके बराबर होता है, B इनवर्स A के। वेयर A क्या होती है, जो आपकी बेसिस B1 है, पहले वाली बेसिस है, उसके जो ये वेक्टर्स हैं उनको कॉलम्स में लिख दो। तो A मैट्रिक्स कैसे आएगी, पहला वेक्टर 1, 1, 0 उसको लिखो कॉलम में, नेक्स्ट 1, 0, 1, नेक्स्ट 1, 1, 1। तो ये आपकी A है। सिमिलरली B क्या होती है, जो आपकी दूसरी बेसिस है B2, इसके जो वेक्टर्स हैं इनको कॉलम में लिखो तो क्या मिलेगा, 1, 1, 2, नेक्स्ट क्या है 2, 2, 1, नेक्स्ट क्या है 1, 2, 2। तो बस आपकी P मैट्रिक्स क्या आ जाती है, B इनवर्स इंटू A। तो पहले B का इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, और फिर इस B इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, P मैट्रिक्स आ जाएगी। तो बस यही करना है आपको, इसमें कोऑर्डिनेट वेक्टर्स निकालना या फिर ये मैट्रिक्स P निकालना। तो ये आपको एक्सरसाइज 7.3 बिल्कुल सेम इसी बेसिस से करनी है। कुछ डाउट आ रहा है तो पूछना। थैंक यू।